हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कल तक के पिछले 7 लेक्चरों में हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारत से लेकर मौर्य साम्राज्य के निर्माण तक के आरंभिक चरणों तक पढ़ा था, यानी मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जनपद बने और जनपद से महाजनपद की नींव रखी गई। तो पिछले लेक्चरों में हमने जिन चीज़ों के बारे में पढ़ा वो थे भारतीय प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण आधारभूत इतिहास थे, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें महत्वपूर्ण है मौर्य साम्राज्य, जहां से एक संपूर्ण राष्ट्र की, एक महान राष्ट्र की, अखंड राष्ट्र की अवधारणा आती है। और उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं विदेशी आक्रमण, यानी उस समय जो नंद वंश के बाद, जो नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में, यानी मगध साम्राज्य के समय में जो महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए, प्राचीन भारत में जो महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य सभी लोगों तक ये पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम आज प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण के बारे में जानेंगे, जो उस समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए थे। तो हमने आज तक यही जाना था कि भारत पे सबसे पहले किसी विदेशी ने आक्रमण किया था, वो था मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, यानी सिकंदर ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। भारत पे सबसे पहले आक्रमण करने वाला जो था वो थे पारसी, यानी आज के ईरानी, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। वही पारसी के जो थे प्रथम विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुआ वो ईरान से हुआ। वहां के उस वंश में वहां पे हखमनी वंश का शासन था उस समय, और इस वंश के संस्थापक जो थे साइरस, उनका नाम था साइरस। उन्होंने सर्वप्रथम भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन वे इस आक्रमण में सफल नहीं हो पाए थे। भारतीय राजाओं को वे पराजित नहीं कर पाए, यानी भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारतीय क्षेत्र को विजित किया। तो इसी वंश के अगले जो शासक होते हैं, बड़ी शासक, उनमें आता है नाम दारायबाहु, यानी जिसे हम दारा भी बोलते हैं, दारा प्रथम के नाम से या डेरियस प्रथम के नाम से। इन्होंने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और इनको सफलता मिली थी। इन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता था उसको अपने प्रांत का अपना 20वां प्रांत घोषित किया। तो उन्होंने सबसे पहले भारत पे विदेशी आक्रमण कहां से हुआ था? ईरान से, यानी पारसियों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था। और सर्वप्रथम आक्रमण करने वाले जो थे वो सफल नहीं हो पाए थे, यानी साइरस भारतीय राजाओं को नहीं हरा पाया। तो जिन्होंने भारत में प्रवेश किया उनका नाम था दारा प्रथम, जो 516 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किया था। तो उन्होंने जिन क्षेत्रों पे आक्रमण किया वो आज के पंजाब वाला क्षेत्र, यानी सिंधु नदी वाला क्षेत्र पे उन्होंने आक्रमण किया। उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता उसमें पंजाब के सिंधु नदी के पश्चिमी क्षेत्र, यानी सिंधु नदी के उस पार वाला क्षेत्र को उन्होंने, दूसरे तरफ वाला क्षेत्र को, भारत की दूसरे साइड वाले क्षेत्र को उन्होंने विजित किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया और इसे अपने राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया। दारा प्रथम जो थे उन्होंने अपने प्रांत का, यानी हखमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत इसे घोषित किया। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्होंने, हखमनियों ने ही भारत में मुद्रा प्रचलन किया, यानी मुद्रा को प्रचलित किया। मुद्रा प्रथम बार चलाने वाला यह हखमनी ही थे, यानी फारसी रजत मुद्रा जिन्हें सिगलोई कहता था, उन्हीं के आधार पे भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन आरंभ हुआ। इन हखमनियों के बाद जो भारत पे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ वो था यूनानी राजा, यानी यूनान में मैसेडोनिया का राजा सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। इसी समय भारत का सामना सिकंदर से होता, जो कि एक यूनानी यानी मैसेडोनियाई राजा था। मैसेडोनिया के वो क्षत्रप फिलिप का पुत्र था, यानी उसके पिता का नाम था फिलिप। उन्होंने अपने विजय अभियान के अंतर्गत 326 ईसा पूर्व में बल्ख यानी बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत पार करके खैबर दर्रे को पार किया। यानी काबुल को जीतते हुए 326 ईसा पूर्व में वे भारत में प्रवेश किए खैबर के दर्रे से। भारत पे आक्रमण के दौरान जिस भारतीय राजा ने उसका स्वागत किया भारत में, उनका नाम था तक्षशिला का राजा आम्बिक।
जिन्होंने सिकंदर को के डर से बोलिए या जैसे भी सिकंदर का उन्होंने स्वागत किया। एक शिष्टमंडल सिकंदर से मिला और पूर्ण सहयोग का वचन दिया, और भारत भूमि पर सिकंदर का प्रबल गतिरोध करने वाला जो पहला शासक था, यानी भारत भूमि पर जो सबसे पहले सिकंदर से लड़ता है, उनका नाम था राजा पौरवराज पोरस, जिन्होंने सिकंदर के साथ संघर्ष किया। और यह संघर्ष जो हुआ था वो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे उस समय वितस्ता नदी भी कहते थे, यानी इसे हाइडेस्पीज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हाइडेस्पीज यानी झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच सुप्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है कि पोरस की हार हुई, परंतु वो अंतिम क्षण तक लड़े, बहुत ही बहादुरी से लड़े। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उनको राज्य वापस लौटा दिया और उनसे मित्रता कर ली। यानी जब सिकंदर ने उन पर आक्रमण किया और जब वो हार गए तो सिकंदर ने पूछा, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उन्होंने कहा, राजा पोरस ने कहा कि जैसे एक विजित राजा एक पराजित राजा के साथ व्यवहार करता है। इस बात से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसको अपना राज्य वापस लौटा दिया। उसके बाद सिकंदर ने यह विचार किया कि भारत के अन्य राज्यों को हम भी विजित करेंगे, यानी मगध साम्राज्य उसका एक मेन फोकस था। लेकिन ब्यास नदी के तट पे आते ही उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, यानी सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और इसी घटना के साथ साथ सिकंदर अपने विजय अभियान को रोककर विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके सैनिक डर गए थे, क्योंकि मगध के सैनिक मगध में काफी विशाल सेना थी मगध के पास, और मगध एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। और उसके सैनिकों ने कहा कि हम इंसान से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जानवरों से, हाथियों से नहीं लड़ सकते हैं। और भारत की सबसे बड़ी सेना थी हाथियों की सेना, और मगध के पास काफी विशाल सेना था और काफी शक्तिशाली राज्य था, जिसके डर से और सैनिकों के मना करने से सिकंदर 323 ईसा पूर्व में भारत से लौट जाता है। सिकंदर के जमाने के जो महत्वपूर्ण लेखक थे, उनमें जो प्रमुख नाम था नियाकस, एरिस्टोबुलस और ओनो सेक्रिटस, इनका नाम आता है। नियाकिस जो थे वो सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल थे, और एरिस्टोबुलस जो थे वो एरियन एवं प्लूटार्क को अपनी रचनाओं का आधार बताया था, और ओनो सेक्रिटस जो थे वो जहाजी बेड़े के चालक थे, यानी उनके पास नेवी भी था, जल सेना भी था। अब महत्वपूर्ण बात आता है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पे क्या इंपैक्ट रहा, उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इन विदेशियों ने, पारसियों ने और यूनानियों ने जो आक्रमण किया, उसके कई सारे भारत पे प्रभाव पड़े, जिनमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक कई सारे थे। जिनमें सबसे पहला जो था वो समुद्री मार्ग का खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला, यानी उसके पास जल सेना थी और उन्होंने जल मार्ग का भी प्रयोग किया था। इससे क्या हुआ, जो विदेशी मार्ग का जो है था वो प्रोत्साहन हुआ, यूरोप और भारत के बीच, यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ने लगा। दूसरा जो था वो पश्चिमोत्तर भारत में दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। खरोष्टी लिपि और अरामाइक लिपि, जिसका बाद में सम्राट अशोक और कई सारे अभिलेखों में किया गया है। और ईरानियों ने अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार किया, यानी भारत के वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अरामाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। और अभिलेख लेखन की प्रथा प्रारंभ हुई। अभिलेख लेखन की परंपरा सबसे पहले ईरान में प्रारंभ हुआ था, और ये ईरानी आक्रमण के कारण भारत में भी ये परंपरा प्रारंभ हुई, जिसका जो हमें इतिहास की जानकारियां देती है सम्राट अशोक की अभिलेख, जिन्होंने अभिलेख लेखन को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचा। ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का शक कुषाण युग में पर्याप्त विकास हुआ। जब शक कुषाण भारत में आक्रमण हुआ तो क्षत्रप प्रणाली का भारत में काफी मात्रा में विकास हुआ। और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव रहे, तो उनमें यूनानियों के आक्रमण के प्रभाव के अंतर्गत भारतीयों ने यूनानी से क्षत्रप प्रणाली और मुद्रा प्रणाली कला को ग्रहण किया। ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने भारत में सबसे पहले मुद्रा प्रचलन का श्रेय जो जाता है वो हकमनियों को, ईरानियों को, पारसियों को जाता है।
इसी उल्लूक शैली इस के जो सिक्के थे वो इसी का परिणाम था, इन विदेशी आक्रमणों का ही परिणाम था जो भारत में ये सिक्के प्रचलन में आए। और भारत में गांधार शैली कला का विकास, जिसका ईसा पूर्व द्वितीय सदी में हुआ, ईसा पूर्व द्वितीय सदी में जो कला का विकास हुआ गांधार शैली कला का, कुषाण काल में, शक काल में, ये जो थे यूनानी प्रभाव का ही परिणाम था। इसमें भारतीय इंडो यूनानी कला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है हमें। तो चलिए अब चलते हैं मौर्य साम्राज्य पे। तो इसी समय में सिकंदर के जाने के बाद 323 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो कि प्राचीन भारत का उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, यानी अभी तक का सबसे बड़ा वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, जिसका सेंटर जो था वो मगध था और राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में अपने गुरु और एवं प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से उसने इस वंश की स्थापना की, और ये काफी बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। और ये साम्राज्य उन्होंने नंदों के अंतिम राजा घनानंद को पराजित करके मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, और कालांतर में यही एक अखंड भारत का निर्माण करता है। जहां तक मौर्यों की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ब्राह्मण साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे, एवं बौद्ध एवं जैन साहित्य के अनुसार वो एक क्षत्रिय थे, जो कि नेपाल के तराई वाले, हिमालय के तराई क्षेत्र में रहने वाली एक जातियां, क्षत्रिय जातियां थी। विशाखा दत्तकृत मुद्रा राक्षस यानी वृषल के अनुसार वह एक निम्न कुल के थे। और बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय का महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है, यानी उन्होंने बंगाल विजय किया था, इसकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। मगध साम्राज्य पे शासन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो होता है यूनानी राजा सिकंदर के जो सेनापति थे सेलुकस निकेटर के साथ होता है, जो एक यूनानी थे, इंडो यूनानी कह सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप से यूनानी थे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर को पराजित किया, और संधि हो जाने, जब सेलुकस निकेटर को पराजित किया उसके बाद संधि हुआ, और संधि के पश्चात सेलुकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर बदले में, यानी वो एक गिफ्ट की तरह दिया समझिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसके बदले में एरिया यानी हेरात, अराकोसिया यानी कंधार, और जेड्रोसिया और पेरोनिस्डाई यानी काबुल के क्षेत्र को जीत लिया, यानी दे दिया, उसको कुछ भाग को दे दिया, यानी हेरात, कांधार, काबुल और जेड्रोसिया, ये सारे राज्य क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के को सौंप दिया, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको 5000 हाथी दिया, और उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। और इसी के दरबार में सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज वही है जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य की विशालता और उनके गौरव के बारे में लिखा है। मेगस्थनीज एक बहुत बड़े इतिहासकारक माने जाते हैं, और प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है मेगस्थनीज का इंडिका। उनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला हुआ था, यानी काफी बड़ा साम्राज्य था। पूरे ईरान से लेकर बंगाल तक, और इधर पश्चिम यानी दक्षिण में कर्नाटक से लेकर उत्तर में कश्मीर तक था पूरा। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। जैन साहित्यों के अनुसार मौर्य के यानी चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्षों में भीषण अकाल पड़ा, जिससे उन्होंने राज्य को छोड़कर अब चले गए तपस्या के लिए, और संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर का आहुति दिए, ताकि राज्य को की स्थिति अच्छा हो सके, यानी अकाल से उबर सके। इसके लिए उन्होंने ऐसा किया था। प्रारंभ में वो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म के उपासक थे, और बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने अपने पुत्र
बिंदुसार को सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने जैन धर्म जो ग्रहण किया, उनको दीक्षित करने वाले मुनि का नाम था भद्रबाहु। दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर का त्याग किया। उपवास भी बोल सकते हैं। और उस जिस मतलब स्थिति के द्वारा बोल सकते हैं, उन्होंने शरीर को त्याग किया, जिस प्रक्रिया के द्वारा, उसे संलेखना बोलते हैं। संलेखना विधि के द्वारा उन्होंने अपने शरीर का, उपवास के द्वारा शरीर का त्याग। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला शासक आता है वो है उसका पुत्र बिंदुसार, जो कि 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है और 272 ईसा पूर्व तक शासन करता है। यूनानी लेखों में बिंदुसार को अमित्रचेटस यानी अमित्रघात कहा है और वायु पुराण में उसे मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा है। यानी ये पूछा जा सकता है कि उनको किन किन नामों से जाना जाता था। यूनानी लेखों में उसे अमित्रोचेटस यानी अमित्रघात कहा था, वायु पुराण में भद्रसार एवं जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा था। तो और चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने कहा था, यूनानी इतिहास में जो वर्णन है उसे सेंड्रोकोटस कहा गया है। एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, यानी वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयोग करते थे। और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ भी संबंध बनाया, जिसमें उन्होंने एंटियोकस ने डायमेकस नाम के एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यह प्रश्न आ सकता है। भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की, यानी बिंदुसार ने सीरिया के शासक से 3 वस्तुओं की मांग की, जिनमें मीठा मदिरा, सूखी अंजीर एवं दार्शनिक। जिसमें सीरिया के राजा एंटियोकस ने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना किया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति के अनुसार हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते हैं। बिंदुसार के ही समय में तक्षशिला के प्रांत में 2 बार विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा था। तक्षशिला जो कि उत्तर पश्चिम भारत का भाग था और महत्वपूर्ण क्षेत्र था, वहां पे 2 बार आक्रमण विद्रोह हुआ, जिसको दबाने के लिए पहली बार अशोक और दूसरी बार सुसीम को भेजा। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार के बाद जो मौर्य वंश का अगला शासक आता है उनका नाम है अशोक। अशोक को कई संघर्षों से गुजरना पड़ा और बाद में उन्होंने मगध की गद्दी संभाली। सिंघली अनुश्रुतियों के अनुसार, सिंघली उस समय श्रीलंका को कहा जाता था, कि सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी। यानी ये हो सकता है सही ना हो, 99 भाई की हत्या की हो, लेकिन संघर्ष जरूर हुआ था। आपसी संघर्षों के बाद, आंतरिक संघर्षों के बाद उन्हें गद्दी मिली थी। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। यानी अशोक का नाम अशोक हमें कहां से ज्ञात होता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्णन किया गया है और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। और अन्य जगहों पे उनका नाम देवा नाम प्रियदर्शनी ऐसे करके नाम अधिकतर जगहों पे उनका उपयोग किया गया है। और अशोक जो मिलता है, ये जानकारी हमें दक्षिण भारत की मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख और पुराणों में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो अभिलेख में अशोक को ईरानी शैली में देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी की उपाधियों से विभूत किया गया, यानी देवताओं के प्रिय। यानी अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उनकी एक रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। कारुवाकी जो कि अशोक की एक रानी थी, यानी प्रिय रानी होगी, जिनका उन्होंने अभिलेखों में वर्णन किया। अशोक के जीवन में जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध उन्होंने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे आक्रमण किया। यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पे अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग
मारे गए और कई सारे लोगों को यानी 1,50,000 लोग को बंदी बना लिया गया। अब अनुमान लगाइए, एक युद्ध के मैदान में 1,00,000 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं और उससे कई गुना ज़्यादा घायल होंगे। मतलब बहुत खराब स्थिति थी। इन सारी स्थितियों ने अशोक का हृदय परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ, जब उन्होंने इतनी सारी लाशों को, इतने सारे मरे हुए लोगों का सब देखा, रो रहे बच्चे, स्त्रियों का रोना देखकर उनका हृदय परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। विजय उपरांत कलिंग में 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोशली और दक्षिणी के राजधानी जौगढ़। यानी विजय के बाद की ये बात है। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अशोक के 13वें शिलालेख। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले बौद्ध भिक्षु का जो नाम था, उनका नाम था बौद्ध उपगुप्त। उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित किया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, जो इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया और इसी लुम्बिनी ग्राम को उन्होंने कर मुक्त घोषित कर दिया और केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की, क्योंकि वे बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित स्थान था। इसीलिए उसने उसको कर मुक्त घोषित किया तथा 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। मौर्यकालीन कर की नीतियों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो रुम्मनदेई अभिलेख से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। अशोक का बौद्ध धर्म होने का सबसे सबल जो प्रमाण मिलता है वो भाबरू अभिलेख जो राजस्थान में मिला है। इससे हमें ज्ञात होता है कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जिसमें स्पष्टतः यह बात का उल्लेख है कि बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन किया, जिसमें लिखा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। यानी इससे प्रमाणित होता है कि अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मौर्यकालीन इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें मिलती है उनमें सबसे बड़ा योगदान था अशोक के अभिलेखों का। उसके अभिलेख से हमें मौर्य प्रशासन और मौर्य साम्राज्य की और मुख्यतः यानी अशोक के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। जहां एक ओर यह अभिलेख उनकी साम्राज्य सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करता है, वहीं दूसरी ओर उसके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। यानी एक ओर हमें इससे पता चलता है कि उसका साम्राज्य कहां तक फैला था अशोक के अभिलेखों से, और दूसरी बात यह जानकारी मिलती है कि उनकी सहिष्णुता कैसी थी, जनता के सामान्य वर्ग के प्रति उनका, जनसामान्य के प्रति उनका कैसा व्यवहार था। उनके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की हमें जानकारी इसी अभिलेखों से मिलती है। इन अभिलेख का इतना अधिक महत्व है कि D.R. भंडारकर जैसे विद्वानों ने इन पे केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। यानी संपूर्ण अशोक का इतिहास लिख डाला केवल अभिलेखों के आधार पर। अशोक का अभिलेख लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक का अभिलेख जो था वो राज्यादेश के रूप में जारी किया जाता था। यानी राजा का जो आदेश होता था उसे शिलाओं पे खुद के यानी अभिलेख के रूप में जारी किया जाता था। अशोक पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के जो अभिलेख थे वो मुख्यतः ब्राह्मणी, खरोष्ठी, यूनानी एवं अरामाइक लिपि में थे और सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। यानी लिपियां ये थी लेकिन उसकी भाषा जो थी वो प्राकृत भाषा यानी जनसामान्य की भाषा, जिस क्षेत्र के लोग थे उस हिसाब से उन्होंने भाषाओं का प्रयोग किया यानी प्राकृत भाषा में। शहबाजगढ़ी एवं महनसेहरा अभिलेख में खरोष्ठी लिपि तथा तक्षशिला एवं लगमान अभिलेखों में अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है, क्योंकि शहबाजगढ़ी और महनसेरा जो थे वो खरोष्ठी लिपि का क्षेत्र था और तक्षशिला एवं लगमान वाला क्षेत्र जो कि पंजाब का क्षेत्र था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ईरानियों का आक्रमण हुआ था, यानी यहाँ पे अरामाइक लिपि का प्रचलन था, तो अरामाइक लिपि में लिखा गया था।
सर ए कुना यानी कांधार के अभिलेखों में अरामेइक एवं यूनानी भाषा का प्रयोग मिलता है, क्योंकि वहां पे सिकंदर का भी आक्रमण हुआ था उस क्षेत्रों पे, कांधार वाले क्षेत्रों पे, जिसके कारण वहां पे अरामेइक एवं यूनानी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अशोक के जो अभिलेख था उसको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कुछ इस प्रकार था। उसमें जो था, पहला था शिलालेख। शिलालेख क्या था? तो शिलालेख जो था वो पत्थरों पे खुद के लिखा जाता था, यानी शिलाओं पे। इसमें बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख को दो भागों में बांटा गया। शिलालेख को 2 भागों में बांटा गया है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख यानी बड़े बड़े पत्थरों पे अशोक के अभिलेख को खुद के लिखा गया था, और एक लघु यानी छोटे पत्थरों पे। फिर जो दूसरा जो था वो था स्तंभ लेख, यानी विभिन्न स्तंभों में उन्होंने लेख लिखकर अलग अलग जगहों पे स्तंभ लगाए हुए थे। वो स्तंभों में दीर्घ स्तंभ और लघु स्तंभ में विभाजित था। और तीसरा जो था वो गुहा लेख, यानी इसमें गुफाओं में उत्कीर्ण लेख है, यानी गुफाओं में जो खुदाई करके जो लेख लिखे हैं वो गुहा लेख था। यानी इस तरह से 3 तरह के लेखों में अशोक ने अपनी बात को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक के दीर्घ शिलालेखों में जो महत्वपूर्ण था, जो अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है, उसमें प्रमुख इस प्रकार थे। वो 8 दीर्घ शिलालेख था, जिसमें शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, गिरनार, जौगढ़, सोपरा, एर्नाकुडी एवं धौली। और इनमें से 1-2 क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, जिसमें शहबाजगढ़ी जो पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान में, कालसी जो कि देहरादून उत्तराखंड में है, गिरनार जो कि जूनागढ़ यानी गुजरात में है, जौगढ़ यानी गंजाम, सोपारा थाने महाराष्ट्र, एर्नाकुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, धौली जो कि पुरी उड़ीसा में है। इनको याद रखिएगा या बार बार इसको पढ़िएगा, इससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। और अशोक के कई सारे लघु शिलालेख भी थे, इसको एक नजर देख लीजिएगा, जिसमें रायचूर का मास्की अभिलेख, दातिया मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, मैसूर कर्नाटक का ब्रह्मगिरी अभिलेख, जयपुर राजस्थान का भाबरू अभिलेख, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का अरोड़ा अभिलेख, कर्नाटक का जटिंग रामेश्वरम अभिलेख, बिहार का सासाराम अभिलेख, रूपनाथ का जबलपुर यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में रूपनाथ अभिलेख, कर्नाटक का पलिगुंडू अभिलेख, कुर्नूल आंध्र प्रदेश का राजूल मंडगिरी अभिलेख, मैसूर कर्नाटक का गोविमठ अभिलेख, कर्नाटक का सिद्धपुर अभिलेख, बेल्लारी कर्नाटक का उदगेलन अभिलेख, मध्य प्रदेश का पनगुडड़िया अभिलेख, कर्नाटक का सन्नाती अभिलेख, एर्नाकुडी का कुर्नूल यानी आंध्र प्रदेश अभिलेख, सोमोरो का मध्य प्रदेश, नेट्टूर, मैसूर। इस तरह उनके कई सारे लघु शिलालेख था, जिसको एक नजर देख लीजिएगा, यानी ऑप्शन देने पे आपको पता चल जाएगा, आप आंसर कर सकते हैं। अशोक के कुछ दीर्घ स्तंभ अभिलेख थे। स्तंभ अभिलेखों में जो था, ये 6 प्रमुख स्तंभ लेख थे, जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसमें जो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो मिला है, दूसरा हरियाणा का टोपड़ा दिल्ली वाले क्षेत्र में स्तंभ लेख मिला है, फिर मेरठ दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, लौड़िया अराराज बिहार में है, रामपुरवा बिहार में है, लौड़िया नंदनगढ़ बिहार में मिला है, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लघु स्तंभ लेख में जो था, उसमें था इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, सांची अभिलेख मध्य प्रदेश, सारनाथ अभिलेख उत्तर प्रदेश, जिसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया सारनाथ अभिलेख का, निगाली सागर नेपाल की तराई वाले में, रुमनदेई अभिलेख नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में मिले महत्वपूर्ण लघु स्तंभ लेख है। तो इस तरह से हमने देखा महत्वपूर्ण शिलालेख और स्तंभ लेख। इसी तरह गुहा लेख भी हैं। तो स्तंभ लेख मुख्य रूप से धर्म प्रशासनिक बातों का उल्लेख करता था, यानी धार्मिक बातों का उल्लेख करता था। इन लेखों की संख्या जो थी वो 7 थी। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ एवं टोपरा के स्तंभ लेख दिल्ली मंगा लिए थे। इलाहाबाद स्तंभ पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखा गया। तो इस तरह से हमने देखा
कि किस तरह से विदेशी आक्रमण भारत में हुआ था, कौन कौन से प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुए थे। उनमें जो था ईरानियों हकमनियों का आक्रमण था, यूनानियों का आक्रमण था। फिर हमने देखा कि मौर्य प्रशासन यानी किस तरह से नंद वंश के शासन को समाप्त करके भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी और एक विशाल साम्राज्य की अवधारणा आई। एक अखंड भारत का लगभग भारत के अत्यधिक क्षेत्र विस्तार हुए, जिसमें ईरान से लेकर पश्चिम में ईरान, पूर्व में बंगाल, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक का एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ, विशाल मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ। और इस वंश में जो महत्वपूर्ण शासक थे उनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक थे। इन तीनों के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार हुआ। अशोक का इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इन्होंने धर्म प्रचार भी काफी किया और इसे एक महान शासक यानी अशोक महान के नाम से भी जाना जाता। इस वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुक जो कि उनके सेनापति थे उन्होंने कर दिया था और मौर्य साम्राज्य का अंत किया था और शुंग वंश का आरंभ हुआ था। आगे की जानकारी हम दूसरे वीडियो में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।